नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थ्रेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, सरोकार में हम हर हफ्ते आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। शख्सियत जो खेलों से जुड़ी हो, जो साहित्य से जुड़ी हो, जो राजनीति से जुड़ी हो। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं इलाके के मशहूर स्पोर्ट्समैन, कराटे के खिलाड़ी, पॉलिटिशियन और बॉडी बिल्डर, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कृष्ण चंद्र नेहरा। नेहरा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपका धन्यवाद है। मैं आपको और आपके चैनल दोनों को ही अपने दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। नेहरा जी, चूँकि आज हम आपके वैसे कई रूप है, लेकिन हम आज बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग की, जिसमें आपका विशेष इंटरेस्ट है और जिस रूप में लोग आपको ज़्यादा जानते हैं जी। तो पहले तो आप बॉडी बिल्डिंग जी और वेट लिफ्टिंग, इसमें अंतर समझाएं जरा, क्या अंतर है? हाँ, वेट लिफ्टिंग एक इवेंट है, एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। बॉडी बिल्डिंग शरीर को एक सांचे में ढालने की, मसल डेवलप करने की एक टेक्निक है। तो इसका भी बॉडी बिल्डिंग का भी अब कंपटीशन होता है। हमारे जो मिस्टर ओलंपिया होता है वर्ल्ड में, वो सबसे एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स है जिसमें चुना जाता है मिस्टर ओलंपिया। वैसे तो मिस्टर वर्ल्ड भी होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट है वो मिस्टर ओलंपिया का ही है। लेकिन उसको दुर्भाग्य से अभी हमारे किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, जैसे एशियाड में है या ओलंपिक गेम्स है, इनमें अभी उसको स्थान नहीं दिया गया है। मोस्टली लोग बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। हाँ, उसमें कुछ ये है भी, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनके जो हम एक्सरसाइज करवाते हैं वो वेट लिफ्टिंग से बहुत मिलती जुलती है। वेट लिफ्टिंग को यदि अपनी टेक्निकल देखते हैं तो वेट लिफ्टिंग मतलब वेट उठाना। हाँ। आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वेट उठाना पड़ता है। मतलब दोनों में एक तरह से वेट उठाना। हाँ, इसलिए दोनों को एक ही चीज़ समझ लिया जाता है, एक कॉम्बिनेशन है। नेहरा जी, आपकी बात करें, आपको ये शौक, बॉडी बिल्डिंग का शौक कैसे पैदा हुआ और ये सब कब से कर रहे हैं आप? मैं बॉडी बिल्डिंग का, मेरा यदि आप सच पूछे तो इसका श्रेय आर.डी. सिंह जी को है, हमारे कोच साहब को। मैं तो बेसिकली बॉक्सर था, उसके बाद में मैं जूडो, ताइक्वांडो, इन जो मार्शल आर्ट्स थे उनमें मैंने, आपको ध्यान होगा, कैंप लगाए थे। मेरे याद है तो शायद आप भी कैंडिडेट थे हमारे एनएम कॉलेज में जाते थे। हाँ, पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी। उसके बाद मैंने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में कई जगह लगाए थे। लेकिन ये एक संयोग था कि मुझे कोच साहब ने, आर.डी. सिंह जी ने प्रेरित किया इसके लिए। और उसके बाद जो पहला इवेंट करवाया था उन्होंने पावर लिफ्टिंग का, वो भी उन्होंने करवाया था। तो इसके लिए मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ। कितने समय से कर रहे हैं सारा? ये आप समझ लीजिए, मेरे कॉलेज लाइफ बीएससी फाइनल से मैंने शुरू किया था। पहले मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की थी। पावर लिफ्टिंग के बाद में कोच साहब ने मेरे को ये राय दी थी कि आपको एक ऐसे जिम भी खोलना चाहिए। और मेरे जो पहले पार्टनर थे कोच इसमें बॉडी बिल्डिंग के रूप में, वो जो हमने जिम लगाया था वो डॉक्टर सुदर्शन जी थे, दिल्ली वाला हॉस्पिटल। हाँ, दिल्ली वाले हॉस्पिटल के ऊपर हमने लगाया था, नेशनल हेल्थ के नाम से। वहाँ से हमने नींव रखी है। नेहरा जी, आपकी बॉडी को देख करके जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है जी, मोस्टली ये होती है कि आप बॉडी बिल्डर कम और वेट लिफ्टर ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जब फिर कैसे कोचिंग देते होंगे आप? थ्रेजा जी, मैं आपको एक थोड़ा सा, आपके इस चैनल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि दरअसल बॉडी बिल्डिंग करने का एक जो तरीका होता है, उसमें बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है भी आप शरीर को फैलाए चले जाओ। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है भी आप एक प्रपोर्शनेट में, एक प्रॉपर अनुपात में शरीर को रखना पड़ता है। उस अनुपात के रूप में ही हम कोशिश करते हैं। मैं जितने लोग हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे, मैं मेरे पास लड़के आते हैं उनको बोलता हूँ कि यदि आप अच्छे क्रिकेटर हो, आपको फील्ड में बताएंगे लोग भी आप अच्छे हो। आप अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपको उसमें कोर्ट में बताएंगे भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक अच्छे बॉडी बिल्डर को लोग बता देंगे चलते हुए कि ही इज बॉडी बिल्डर। ये
आयरन स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको परिचय नहीं देना पड़ता, अभी मैं वेट लिफ्टर हूँ या मैं पावर लिफ्टर हूँ या मैं बॉडी बिल्डर हूँ, आपका शरीर अपने आप बॉडी लैंग्वेज बता देती है। बॉडी लैंग्वेज बता देती है आपकी। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है क्या आप? नैरा जी, एक आरोप आप पे लगता है कि ऐसा आप सब गफलत में चला रहे हैं, ना तो आपके पास कोई डिप्लोमा है, ना ही आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है, आप स्टूडेंट्स को सिखाए जा रहे हैं। नहीं, मैं क्वालिफाइड हूँ। हाँ। मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा है एनर्जाइज स्पोर्ट्स कॉलेज से, और मैंने VLCC से PG किया आप है, कह रहे वेट हैं मैनेजमेंट मेरे पास 3 साल का डिप्लोमा है। कौन से ग्रेड का डिप्लोमा है, जरा बताएंगे? इसमें ग्रेड नहीं होता। हाँ, इसमें क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग की अलग अलग शाखाएं हैं। हाँ। चलो आप जिसमें आप इंस्टीट्यूट बताएंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिससे एनर्जाइज इंस्टीट्यूट, एनर्जाइजर एफिलिएशन कहाँ से आई इसका? इसका स्पोर्ट्स कॉलेज से है। ये ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है स्पोर्ट्स की, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का दुर्भाग्य से हमारे यहाँ भी इवेंट के रूप में नहीं है, या गवर्नमेंट इसको डिप्लोमाइज नहीं करती है, ये तो संस्थाएं करती है। जैसे मान लो मेरे पास है, मैं मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन करवा के और इसको करवा सकता हूँ। दूसरा VLCC चंडीगढ़ से किया है मैंने, वेट मैनेजमेंट का। VLCC चंडीगढ़ से। नैरा जी, एक साइंस पत्रिका मैंने कहीं पढ़ी थी, और उसमें ये था कि जो इंस्ट्रक्टर है या कोच है, आपको क्या कहेंगे जरा आप बताएं, कोच या इंस्ट्रक्टर क्या? आप कोच नहीं होता, इंस्ट्रक्टर या कोच दोनों। मैंने जहाँ तक पढ़ा उसमें ये था कि जिसने NIS की है वो कोच कहलाएगा, और जिसने 25 दिन का एक डिप्लोमा वो प्रशिक्षण लिया है 25 दिन का, वो इंस्ट्रक्टर कहलाएगा। तो आप भी इंस्ट्रक्टर हैं, यानी आपने 20-25 दिन का एक कोर्स किया। मैं आपको एक निवेदन करता हूँ, ऐसा नहीं है। NIS हमारी संस्था है स्पोर्ट्स की, पटियाला में उसका नाम है नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉलेज, जो भी है उसके नाम से है। तो पूरी दुनिया में वो थोड़ी कोच पैदा करेगा। नहीं, पूरी दुनिया में देखो कोच में मेरा निवेदन सुन ले आप। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जिसने 10.5 महीने, वो 10.5 महीने का कोर्स होता है, बिल्कुल 10.5, जिसने 10.5 महीने पूरे उस खेल का ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान को आगे वो बांट रहा है, वो तो है कोच। जिसने खुद एक निवेदन, आप मुझे सवाल पूरा करने दें, जिसने मात्र 20 दिन खुद वहाँ जा करके अटेंडेंस लगा करके, और अब आप देखें कि 20 दिन में उसको क्या ज्ञान होगा और आगे क्या वो जाके खिलाड़ी तैयार करेगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने वो 25 दिन वाला डिप्लोमा किया है या NIS किया है 10.5 महीने का? NIS नहीं किया। मैंने अभी बताया था कि इस भारत में सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं चलाया जाता है जो बॉडी बिल्डिंग सिखाता हो। अच्छा, तो बॉडी बिल्डिंग हर आदमी अपने तरीके से। बॉडी बिल्डिंग नहीं, आजकल संस्थाएं हैं, प्राइवेट हैं, इंटरनेशनल भी है। जैसे मैं कई इंटरनेशनल क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। हमारे देश में इसका बॉडी बिल्डिंग का नहीं विकास हुआ था, अभी भी इतना नहीं है। अभी भी जैसे 2 महीने 4 महीने किसी ने जिम में एक्सरसाइज कर ली और वो अपने आप को कोच कहलवाने लग जाता है। लेकिन फॉरेन में इस पर बड़ी लंबी रिसर्च होती है, एक एक एक्सरसाइज के ऊपर, डाइट के ऊपर, पोजीशंस के ऊपर। एक जैसे आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं, उसको भी अलग अलग तरीके से, एंगल से, किस तरीके से EZ कर्ल से ज़्यादा इफेक्टिव है, या बारबेल से ज़्यादा इफेक्टिव है, या डंबल से ज़्यादा इफेक्टिव है, या आप प्रीचर कर्ल्स बेंच पे ज़्यादा इफेक्टिव है, वो एक रिसर्च करते हैं वहाँ, रिसर्च के बाद में उसको लेके आते हैं। नैरा जी, आपने अभी बताया कि विदेशों के अंदर, फॉरेन के अंदर एक चीज़ पे रिसर्च होती है, और वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो चीज़ देखते हैं कि क्या हो रहा है, फिर वो अपने स्टूडेंट को वो चीज़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो एक कोच के लिए, एक इंस्ट्रक्टर के लिए रिफ्रेशर कोर्स से जुड़ा होना, जिसको बोलते हैं, वो ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जा रहा है, चाहे वो कृष्ण चंद्र नेहरा हो, चाहे RD सिंह हो, विनीत बिश्नोई हो, या इकबाल सिंह जी हो, या जो भी यहाँ के कोच हैं, जो कर्णधार हैं, जिनके ऊपर ये सारा गेम चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि वो लोग रिफ्रेशर कोर्स से जुड़े हुए हैं और कोई लेटेस्ट जानकारी उनको दे पाते, वो पुराने ढर्रे पे ही चले आ रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो आजकल क्या है, ज्ञान का क्षेत्र बड़ा
विकसित हो गया है और साधन बहुत अच्छे हो गए हैं। मतलब इंटरनेट के माध्यम से? हाँ, इंटरनेट की, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्सरसाइज की एक रीडिस भेजी जाती हाँ। है, मतलब एक स्पेल भेजा जाता है हाँ। 5-6 एक्सरसाइज का। हाँ। वो मशीनें हमारे यहाँ नहीं, हाँ। ऐसी अच्छी उन्नत मशीनें हमारे यहाँ नहीं है, छोटे शहरों में तो स्पेशली नहीं है। मैं उसको मॉडिफाइड करता हूँ। जैसे देख के, जैसे मान लीजिए ये एक्सरसाइज है तो मैं मेरे यहाँ जो मशीन्स है या जो मेरे यहाँ इक्विपमेंट्स हैं उनसे मैं कैसे मैक्सिमम रिजल्ट के लिए उनको बता सकता हूँ। या पर्टिकुलर देखिए वहाँ की डाइट बहुत अच्छी है, निसंदेह बहुत अच्छी है। वो डाइट हमारे यहाँ नहीं हम लोग सहन कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगी होती है और दूसरी वैसी उपलब्ध भी नहीं है हमारे पास। तो हम थोड़ा उस हिसाब से, जिस तरह से उसकी डाइट है, जितना उसकी स्टेमिना है या उसके बॉडी का टाइप है, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली 3 बॉडी टाइप होते हैं, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो हम लोगों को कोशिश रहती है भी एक्टोमॉर्फ और रेंडोमॉर्फ को हम लोग मोजोमॉर्फ में बदलें। तो उस हिसाब से हम एक्सरसाइज को ज़्यादातर मॉडिफाई करके उसको देते हैं। नहीं, मॉडिफाई आप मशीन में तो क्या मॉडिफाई कर सकते हो? नहीं, मशीन की टेक्निक में तो क्या, ये तो देसी जुगाड़ हो जाएगा अगर आपको उसको। मैं यही बता रहा हूँ आपको। मॉडिफाई से हमारा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वहाँ हमारे पास वो कहते हैं भी ये 6 सेट्स लगाने हैं 12 रेप्स के। हमने देखा कि इस कंटेंट की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, स्टेमिना नहीं है कि ये 6 सेट 12 के लगा सके। तो मॉडिफाई से हमारा आज से ये होता है भी हम लोग उसको 4 और 6 रेप्स में बदल देते हैं। 4 सेट 6 रेप्स के बदल देते हैं, वो इफेक्टिव होता है। नारा जी, एक साइंस पत्रिका में पढ़ा था बॉडी बिल्डिंग के बारे में कि हाउ टू अर्ली इम्प्रूव द मसल फॉर कंपटीशन। तो यहाँ भी कोई कंपटीशन होता है क्या, या कंपटीशन के लिए आप तैयारी करवाते तो किस प्रकार की? नहीं, कंपटीशन होता था ना पहले। हाँ, 2-3 सालों से मैंने नहीं करवाया। ये एक बाकायदा बॉडी है जो ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार से भी एफिलेटेड है। मैं उसका डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हूँ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, और मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये बॉडी करवाती है जिसके अंदर हमारे जो गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो भी भाग लेते हैं। अब नारा जी, मैंने जो सुना है, हाँ, जो पढ़ा है, जो सुना है कि यहाँ 3 एसोसिएशन हैं और तीनों ही एसोसिएशन अपनी अलग अलग कंपटीशन और प्रतियोगिताएं करवाती हैं। तीनों ही मिस्टर डिस्ट्रिक्ट, मिस्टर राजस्थान और मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजित करती हैं। तो आप कौन सी एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं 3 नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जो स्पोर्ट्स 3 नहीं है तो एक भी नहीं है नारा जी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक है, होती वही है जिसको ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स एफिलेशन देता है। हाँ, एफिलेशन देता है। वो 3 को नहीं देगा। कई बार ये होता है कि ऊपर जाके नारा जी, आप अभी कह रहे थे भी सरकार इसको गेम ही नहीं मानती, फिर काय का एफिलेशन? मैंने ये नहीं कहा गेम नहीं मानती। आप कह रहे हैं, मैंने कहा था ट्रेनिंग नहीं देती है। तो जब ट्रेनिंग का नहीं है, इसका प्रशिक्षण नहीं देती। जब पीटीआई होता है तो वो जब सरकार उसको डिप्यूट करती है, पैसा देती है, तब वो सारे गेम के लिए देती है, तो इस गेम के लिए क्यों नहीं? इसमें क्या ऐसी कमी नजर आ रही है? ये तो सरकार बता सकती है। क्या बता सकता हूं? आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आप बहुत सालों से इसमें, इसको बहुत संघर्ष, इसका मतलब सरकार जब इसको गंभीरता से नहीं ले रही तो मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब यही हुआ? नहीं, कुछ नहीं है इसका मतलब। तो फिर मतलब क्या? जब देखो मेरी बात सुनो आप। हाँ। बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक बॉडी की फिजिक, एक कंडीशन है जिसमें हम लोग जो हमारे इनसिमेट्रिकल या बुरी अवस्था में शरीर होता है उसको हम अच्छे दिखने वाले शरीर में डालते हैं। इससे हमें एक तो हेल्थ मिलती है, पावर मिलती है, विटालिटी मिलती है, स्टेमिना मिलती है। नो डाउट, आदमी स्वस्थ रहता है। ये भी एक तरह के, मैं मानता हूँ ये एक तरह का खेल है। हाँ। अगर आदमी इसको खेलता रहे, करता रहे तो स्वस्थ रहेगा। हाँ, लेकिन फिर सरकार इसको गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? सरकार तो मेरे ख्याल से सरकार तो कुश्ती को गंभीरता से लेती है, सरकार तो खो खो तक को गंभीरता से लेती है। आप हनुमानगढ़ में बताइए मेरे को भी क्या सरकार ने दे रखा है? कितने पहलवान ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट मदद कर रही है? एक का नाम बताइए। कितने पहलवान ऐसे हैं जो कृष्ण नेहरा ने तैयार किए, जरा बताइए। मैं पहलवान नहीं तैयार, पहलवान का मेरा, चल बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। आप वर्षों से आप वर्षों से सिखाते आ रहे हैं। लोग वक्त आपको संस्थान भी बोलते हैं कि साहब ये संस्थान है। कोई बात नहीं। तो मैं उस संस्थान से मेरा सवाल है कि कितने मिस्टर हनुमानगढ़ या कितने मिस्टर राजस्थान या कितना मिस्टर इंडिया तैयार किए, जरा बताएं आप। मैं बताता हूँ।
जसपाल सिंह जो हाँ। पिछले 6 सालों तक लगातार हनुमानगढ़ में मिस्टर हनुमानगढ़ बना रहा, हाँ। उसके बाद स्टेट में भी वो अपने वेट में 3rd पोजीशन में था। हाँ। अब तो यूएसए ये चला जसपाल गया। सिंह जी कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ प्रेमनगर की। अच्छा। अब वो चला गया है। हाँ। सवराज सिंह है, हाँ। गोविंदा है, हाँ। दीपक सिद्धू है, हाँ। हमारे मनदीप सिंह है, लवदीप सिंह है, तजिंदर सिंह है। हाँ। मैंने बहुत अच्छे किए, लेकिन ये नाम दुर्भाग्य से नैरा जी मैं आपके मुंह से पहली बार ही सुन रहा हूँ। नहीं अगर यहाँ हमारे ये राहुल शर्मा भी है, मैं भूल गया। हाँ। ये भी स्टेट में क्वालिफाइड हुआ था। हाँ। ये सारे स्टेट के हैं। जो हमारे हनुमानगढ़ में हुआ था, आप शायद भूल गए, आपको ध्यान नहीं है। हाँ। हनुमानगढ़ में मिस्टर राजस्थान का कंपटीशन हुआ था। हाँ। इस कंपटीशन में हनुमानगढ़ के 6 लड़के निकले थे। हाँ। 3 तो वेट में निकले थे, हाँ। एक फ्री में निकला था जसपाल सिंह, हाँ। क्योंकि वेट कैटेगरीज के बाद में ओपन कंपटीशन होता है इसका। हाँ। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत पुरानी बात है। बिल्कुल, कंपटीशन आप बिल्कुल। लोग मैंने पिछले मेरा- 3 सालों 4 मेरा जी, सालों आप- से कंपटीशन नहीं करवाया। मेरी आप- पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि मैं करवा पाता। मेरा मन बहुत था। तो आपकी एसोसिएशन भी तो है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एसोसिएशन हूँ, तो एसोसिएशन के मेंबर भी तो होंगे। एसोसिएशन नहीं करवा सकती है, इसके लिए लड़के तैयार करने तो पड़ते हैं, एसोसिएशन मेहनत फिर करनी क्या पड़ती काम है। करती है एसोसिएशन? नहीं करती तो यही काम है, लेकिन इतनी मेहनत करना और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर नैरा जी, साइंस पत्रिका थोड़ी थोड़ी पढ़ के आया हूँ, क्योंकि आपसे इंटरव्यू कर रहा था तो हम लोग, मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस मामले में। साइंस पत्रिका थी, शायद उसका नाम था बॉडी नेचर, ऐसा कुछ था। उसके अंदर लिखा था कि इंसान की बॉडी के अंदर लीन मास होता है कोई लीन मास? मैं भी बता लीन मास होता है, और लीन मास को बॉडी बिल्डिंग के जरिए आकार दिया जाता है। बॉडी के अंदर फैट भी होती है, वसा भी होती है, लिपिड भी होता है। लेकिन लीन मास को आकार देने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट कोच की ज़रूरत होती है, अदरवाइज उसकी बॉडी में कोई भी डिफेक्ट पैदा हो सकता है। तो क्या आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट और सक्षम मानते हैं कि ये सब कर लेते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। नहीं, सवाल सारे अच्छे मेरे। नहीं, ये समसामयिक है, कंटेम्परेरी है। अच्छा। अच्छा। देखो, लीन मास का मतलब होता है फैट रहित सॉलिड मास। मास नहीं, मास, MASS मास। ठोसापन दूर हो जाता है और फिर वो मास को आकार। उसके में यदि आप आकार की बात करते हैं तो आपका अपना लड़का, आपका अपना लड़का, आप उसे फिजिक्स देख के बताइए मुझे। मेरे जिम में जितने लड़के हैं, आई रिपीट, सारे वेल प्रोपोर्शनेट हैं। किसी का शोल्डर आपको छोटा बड़ा नहीं मिलेगा, किसी की चेस्ट दबी हुई नहीं मिलेगी, किसी की बाइसेप जगह ऐसी हटी हुई नहीं मिलेगी, किसी की ट्राइसेप अनसिमेट्रिकल नहीं मिलेगी। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ, और मैं बड़े आप तो साइंस पत्रिका पढ़ के आए थे। कोई बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आप कोई एक्सरसाइज पूछिए मेरे से, कोई डाइट पूछिए मेरे से, आप कोई प्लान पूछिए, आई विल टेल इट। मैं बहुत लेबर करता हूँ अपडेट रहने के लिए भी, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं जो जैसे फॉरेन के कई बार कोचेज आए भी होते हैं, आपको उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। मैं बिना कोई ये ध्यान दिए भी मैं क्या क्वालिफिकेशन है मेरी, या मुझे इतने साल हो गए, मैं इतना सीनियर हो गया, मुझे परवाह नहीं होती, मैं उससे सीखने जाता हूँ। सीखने की ललक है आप हमेशा। नैरा जी, मेरा सवाल है कि आज का जो युवा है, हाँ, वो नशे की गर्त में डूबता जा रहा है। बिल्कुल। और सुनने में आया और देखने में आया, आम समझदार लोग, आप जैसे लोग बात करते हैं कि साहब जो नशा करता है, हाँ, वो गेम्स में आगे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। लेकिन पिछले दिनों देखा कि इम्फाल के अंदर नॉर्थ ईस्ट बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हुआ था। उसके अंदर जो प्लेयर रनर अप रहा, बाद में पता लगा कि वो HIV से पीड़ित था, और उसको HIV नशे की सुइयाँ वगैरह, नशे की मेडिकल नशे से हुआ था। फिर क्या माने, वो रनर अप था, वो सेकंड पोजीशन पे रहा, नशा करते हुए भी रहा। तो ये दोनों बातों में कंट्रोवर्सी कैसे, विरोधाभास कैसे? कंट्रोवर्सी नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है कि आपको स्टेमिना चाहिए होती है, और एक समझ लीजिए आपके अंदर पेशेंस या टोलेशन होनी बड़ा जरूरी है, जो आप दर्द को बर्दाश्त कर सकें। अक्सर लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको टेम्परेरी किक देता है,
फील नहीं होने देता। अभी आप थक गए हो या आपके दर्द हो रहा है मसल में, ये जो जिसकी आप बात करें ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म नशा शरीर के एक एक मसल्स को तोड़ के रख देता है। जैसे मान लो मैं अब स्वस्थ हूँ, मेरी कंपटीशन है और मुझे पता है अभी 3 महीने बाद मेरी इवेंट है, मैं नशा लेना शुरू कर सकता हूँ, तो 3 महीने में नशा नहीं तोड़ पाएगा मुझे। और मसल अच्छी खासी डेवलप हो जाती हैं क्योंकि आप लेबर बहुत ज़्यादा कर सकते हो, इसलिए आप कह रहे हो, लेकिन लंबे समय में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा उसमें। नेहरा जी, एक शाकाहार और मांसाहार, हाँ वेज और नॉन वेज को लेकर के बड़ी भ्रांति है। जी। सुनने में आया कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, नॉन वेज का प्रयोग करते हैं, वो अच्छे मसल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो अच्छे बॉडी बिल्डर बनते हैं। हाँ। ये वास्तव में सच्चाई है या यूं ही भ्रांति है? ये सही देखें तो भ्रांति है भी नहीं और थोड़ी सी है भी। मैं थोड़ा सा इसको कवर कर देता अभी आप भी मतलब कंफ्यूज चल रहे हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं क्लियर हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि मीट से प्रोटीन की एक बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, न कि प्रोटीन की मिलती है बल्कि एक तरह से उसमें क्रेटाइन भी होता है। मैं भी आपको क्रेटाइन के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, कि जो सुनने वाले लोग हैं वो समझ सके भी क्रेटाइन क्या है। क्रेटाइन को लेके बड़ी भ्रांतियाँ हैं। तो हम जो आप बॉडी बिल्ड करते हो तो जो भी मसल बनती है ना, उसको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा वर्ल्ड में जो स्रोत है वो मीट ही है। लेकिन मैं इसको डिनाई करता हूँ। मैं इसलिए डिनाई करता हूँ कि मीट हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें डाइजेस्ट नहीं होता, 3-3 दिन तक पेट में पड़ा रहता है, तो डाइजेशन को भी खराब कर देता है। इसकी जगह हमारे पास अल्टरनेट उपलब्ध है। जैसे आप एग लेते हो तो एग के जो प्रोटीन होता है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 100% होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू इस तरह से आप कह सकते हो। नेहरा जी, एग क्या नॉनवेज में नहीं आता? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए। वेज और नॉनवेज की बात हो रही है, वही बता आप एग को रिकमेंड कर रहे हैं? मैं मीट को नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एग और मीट में बहुत फ़र्क है। वैसे भी आप वेज माने उसको वेज और नॉन वेज में बता देता हूँ आपको भी। मुझे तो पता है वेज और नॉन वेज, लेकिन जो फार्मिक होता है ना, जो फार्मिक, अब आप उसको फार्मिक कह लो या कैसे मर्जी कह लो, एग को नॉन वेज ही माना गया है। क्या ये लंबी बहस है? ये कहीं भी बहुत जगह हो चुकी है ऐसे। नेहरा जी, नॉनवेज यूं तो फिश को भी नॉनवेज नहीं मानते। अब वो वेस्ट बंगाल में ब्राह्मण भी उनको खाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो है तो खाने से कोई नॉनवेज और वेज का डिसीजन नहीं होता है। मतलब ये हमारा कि जो एग है इसके लिए पर बहुत लंबे समय से जो डाइटिशियन है उनके बीच में बहस चल रही है भी ये वेज है कि नॉन वेज है। मैं इसको वेज ही मान रहा हूँ, नॉन वेज ही मान रहा हूँ। मैंने प्रोटीन की बात कही है। मीट एक अलग चीज है, उसके अंदर किसी जानवर को काटा जाता है। मैं मीट की बात ही नहीं कर रहा जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी जो प्रोटीन की बात, हाँ, जो भ्रांति है एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास जो दालें होती है ना उनमें जो प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड्स से के एक ग्रुप है, एक समूह है। 18 नॉन एसेंशियल्स हैं और नॉन एसेंशियल्स हैं। इनका एक कम्बिनेशन होता है। दालों में वो कम्बिनेशन नहीं होता। किसी में कुछ तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, किसी में कुछ तरह के होते हैं। तो या तो हम लोग दालों को मिलाकर यूज़ करें, मिक्स करके यूज़ करें, उनसे एक पूरा जाता है। फिर भी उनके जो बायोलॉजिकल वैल्यू है उनकी बहुत होती है, वो कम होती है। उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता है जितना नॉन वेज से मिलता है, जितना नॉन वेज से मिलता है। दूसरा हमारे पास मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट जिसको अपने कह सकते हैं, जैसे दूध है, पनीर है, दही है, ये हमारे पास है। इनके साथ एक जुड़ा होता है कि इनके साथ फैट अधिक मात्रा में चली जाती है। तो जो हमें प्रोटीन चाहिए होता है वो फिर इनकी जो परसेंटेज है बहुत कम है। जैसे जो दूध में हमें 100 ग्राम हम दूध पीते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 ग्राम में प्रोटीन मिल पाती है। तो हमें यदि 25 ग्राम चाहिए तो हमें 1 किलो दूध पीना पड़ता है। नेहरा जी, आपके जवाब से ये लग रहा है, आपने जो निचोड़ निकलता है कि वेज जो आदमी वेजिटेरियन है, हाँ, उसको शाकाहारी भोजन से प्रोटीन स्लो मिलता है, कम मिलता है, जबकि जो नॉन वेज लेता है, हाँ, वो बड़ा फास्ट मिलता है उसको प्रोटीन और जल्दी मिलता है। तो आप क्या कहेंगे, खिलाड़ी को नॉन वेज लेना चाहिए? हाँ, नहीं, भारत में नहीं लेना चाहिए। तो हम तो भारत की बात करेंगे, भारत में रहते हैं, तो अब भारत में भी आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो नेहरा जी, मैं यहाँ की भारत की और विशेषकर हनुमानगढ़ के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। आप मेरे को बोलने दो तो वही बता दूंगा आपको। आप तो ये बताए ना, कह रहा हूँ कि फॉरेन में जो पशु करते हैं उसका हमारे यहाँ फॉरेन की हर चीज़ बेहतर है।
आप सिर्फ पशुओं की बात नहीं लो, स्वास्थ्य दर लो, खाना पीना लो, वहाँ की साइंस लो, हर चीज़ वो तो अपने से बहुत आगे है। अपन उनसे हजारों साल पीछे हैं। अगर हम उनको समझ पाते तो वो लोग 300 साल यहाँ राज करके नहीं जाते। वो एक बात छोड़ो उनकी, हनुमानगढ़ का खिलाड़ी जो वेट लिफ्टर है, जो रेसलिंग करता है, जो फुटबॉलर है, जो हॉकी का खिलाड़ी है, जो क्रिकेटर है, उसको नॉनवेज लेना चाहिए क्या? मैंने अभी ये कहा है, आपने मेरी बात काट दी। मैं आपको भी बता देता क्यों नहीं लेना चाहिए। लेना इसलिए नहीं चाहिए कि यहाँ जो पशु कटते हैं उनकी कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता, उनको हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अक्सर आपने देखा होगा काट के उसको लटका दिया जाता है, ऐसे मिट्टी धूल जाम। अब वो तो जो है व्यवस्था वैसी है, तो इसलिए वो फायदे की जगह नुकसान करता है। तो नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, उस दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। मैंने उस लिहाज से नहीं पूछा नेहरा जी कि उस लिहाज से लेना चाहिए कि नहीं। अगर मान लो उसको एक साफ़ सुथरा मिलता है तो उसको लेना चाहिए नॉनवेज। साफ़ सुथरा मिलता है तो कोई बुराई नहीं है लेने में। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, खिलाड़ी को नॉनवेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जरा भी दिक्कत नहीं। वेजिटेरियन की बजाय नॉन वेजिटेरियन, मेरी पर्सनल जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसके आधार पर बताता हूँ कि एग ज़्यादा सेफ है। नेहरा जी एक चीज़ मैंने और सुनी है, आप उसको अदरवाइज नहीं लें, नहीं कि आप जो बॉडी बिल्डर करने आता है, खिलाड़ी आता है आपके पास, स्टूडेंट आता है जो, उसको आप जो सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं इस तरह की करते हैं कि वो टेम्परेरी तो वो उसकी बॉडी जो है अप होती है बहुत ज़्यादा, मसल्स बड़े इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वो आपका जिम छोड़ता है वैसे उसके मसल्स ऐसे मेल्ट होते हैं जैसे कुल्फ़ी पिघल जाती है, वैसे हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही कम सप्लीमेंट रिकमेंड करता हूँ, ना के बराबर ही। आप पूछना मेरे जिम में जाने वाले लड़कों को, बहुत ही कम करता हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि वो यदि ना भी सप्लीमेंट लेगा ना तो भी उसकी मसल्स डाउन होंगी, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो पीक पर होते हैं, जो आपकी मसल को प्रिपेयर करने में, आपकी हेल्थ है, आपकी पावर, आपकी स्टेमिना, सब कुछ बनाए रखने में आपकी बहुत मदद करते हैं। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हैं तो स्लोली वो डाउन हो जाते हैं, वो अपनी नेचुरल पोजीशन में पहुंच जाता है। जब नेचुरल पोजीशन में पहुंचता है तो उसकी मसल डाउन होती है। मतलब ये है कि ये तो इस तरह से हुआ कि ये काम जब चालू कर लिया, एक बार कोई जिम का शौकीन हो गया तो तमाम उम्र एक लत की तरह से चलेगा वो तो सब। नहीं तो फिर जब भी छोड़ेगा, सुनो आप, तभी आप यही होगा उसके। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको। आप नहाते हैं, आप लत के रूप में ले सकते हैं इसको। आप नहीं नहाओगे तो आपको फ्रेशनेस नहीं होगी, ये भी ऐसा ही है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपका भोजन भी स्वस्थ होना चाहिए और आपके व्यायाम भी मस्त है। ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। खैर आपकी बात बिल्कुल सही है। खेल प्रशिक्षक कृष्ण नेहरा से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हाजिर होता हूँ ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं बॉडी बिल्डर कृष्ण चंद्र नेहरा से। नेहरा जी, आजकल युवाओं के अंदर बहुत इस मसल्स बनाने को, थाइस बनाने को, बॉडी बनाने को काफ़ी लेकर के काफ़ी प्रचलन है। इसके बावजूद देखा गया कि जितना हनुमानगढ़ के युवा को इस मामले में जागृत होना चाहिए या जितना प्रचलन होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि मेरा सवाल बोला, क्योंकि अक्सर देखने में आया कि जिस किसी ने भी जिम में इन्वेस्टमेंट किया, लाखों रुपए लगाया उसने, लेकिन वो उसको आउटपुट नहीं मिला पाता।
बिल्कुल सही। एटलीस्ट उसको बंद ही करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? ये तो मैं तो इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा। इसके अलावा तो क्या कह सकते हैं भाई। इतने अच्छे जिम यहाँ इस शहर में उपलब्ध है, इतने अच्छे ट्रेनर यहाँ पर उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी वो क्रेज नहीं है। थ्रेजा जी, इसमें क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग पेशेंस चाहता है। एक दिन में शरीर बिल्ड नहीं हो सकता, ये एक लंबा समय चाहता है। उतना लंबे समय तक कंसंट्रेट आदमी कर नहीं पाता है। आप समझ लीजिए कि इतनी गर्मी है, इसमें खाली फैन के नीचे बैठना ही मुश्किल है, उसमें इतनी हार्ड लेबर आप करते हो, तो वो तकलीफ हर व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। इसका एक कारण है। दूसरे क्या है कि हमारे पेरेंट्स भी ज़्यादा मोटिवेट करते नहीं हैं अपने बच्चों को। नेहरा जी, आप कह रहे हैं पेरेंट्स ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते, तो इसके पीछे पेरेंट्स एक लॉजिक देते हैं कि साहब इसमें कोई कैरियर नहीं है, क्या करेंगे बच्चे को इस लाइन में लाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एक मिस्टर हनुमानगढ़ का टैग लग जाएगा। इसके अलावा कैरियर नहीं है। नहीं, कैरियर कहाँ है? अब ऐसा नहीं। अब जो बॉडी बिल्डर हैं उनको गवर्नमेंट भी सर्विस दे रही है उस बेस पे, जितने बड़े लेवल पर वो जाता है। प्राइवेट कंपनियां भी बहुत ज़्यादा दे रही हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हुआ था उस टाइम, वो पारीक था शायद जो जीते थे, उनका तुरंत रेलवे में हो गया था। उसके बाद ऐसा नेहरा जी, आप सबको कंपनियां आप दर्शकों को सही जानकारी दें। मेरा निवेदन ये है कि राजस्थान सरकार की खेल नीति में बॉडी बिल्डिंग का कहीं जिक्र तक नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कैरियर है, नौकरी मिल जाती है? अब मेरी बात समझिए। आपने कहा इसमें कैरियर के लिए जगह नहीं है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है कि वो कोई बॉडी बिल्डर बनते ही दे देगी। ऐसे तो क्रिकेट के आप देखिए लाखों बच्चे खेल रहे हैं, कितना का कैरियर क्रिकेट में कैरियर बन गया। कोई 5% का, कोई 5% गए होंगे। गिना दो मुझे 5%। मैं आपको हॉकी के हनुमानगढ़ के आप कह रहे हैं ना, मैं आपको दर्जनों गिना दूं। नहीं, वो इंटरनेशनल खेले, चाहे वो इंटरनेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले। वो यहाँ का कोई बच्चा इसमें अपने वाले हॉकी का स्टेट लेवल का खिलाड़ी भी नौकरी पा चुके हैं, कई लोग पाए। बहुत ही कम है। हमारे दुर्भाग्य से राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों की स्थिति बहुत ही पुअर है। आप हमारे पड़ोसी आप हरियाणा को देखो, आप कितने गवर्नमेंट प्रमोट करती है, कितनी सुविधाएं देती है, उनका बजट बड़ा अच्छा रहता है। आजकल हर इवेंट में हरियाणा के प्लेयर निकल रहे हैं। तो अब नेहरा जी, राजस्थान और हरियाणा की तो खैर आर्थिक स्थिति में बहुत फ़र्क है, वो बड़ा उपजाऊ प्रदेश है और ये अपना बेमालूम प्रदेश है, बहुत फ़र्क है। बाकी दूसरे मद में फिर कहाँ से पैसे आ जाते हैं? काफ़ी फ़र्क है वहाँ। स्पोर्ट्स को काफ़ी ऐसे किया जाता है पंजाब में, राजस्थान में, सॉरी हरियाणा में ज़्यादा किया जाता है। हाँ, तो नेहरा जी अपन बात कर रहे थे कि आप इसकी क्या वैल्यू है। तो जहाँ सर्टिफिकेट की आपकी बात कर रहे हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग का सर्टिफिकेट जैसे मिलता है, तो जहाँ ये पीटीआई तैयार होते हैं, शारीरिक शिक्षक, सुनने में आया है कि वहाँ इस खेल को कोई तवज्जो नहीं दी जाती और वहाँ इन प्रमाण पत्रों के कोई अंक भी नहीं दिए जाते। क्या है ये? नहीं, अंक उतने ही हैं जितने बाकी गेम्स के हैं। आप खेल विभाग से कंफर्म कर लेना। अंक उतने ही हैं जितने कि उनके हैं। लेकिन एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग भारत का गेम नहीं रहा, और यहाँ कोई बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर एक दो को छोड़ दें अपने तो निकले भी नहीं है। नहीं, खैर भारत बॉडी बिल्डिंग का खेल कभी नहीं रहा। खेल तो यहाँ का एक राष्ट्रीय खेल हॉकी रहा है, इसके अलावा तो क्रिकेट भी यहाँ कोई खेल नहीं रहा। कबड्डी रहा है हमारे, कबड्डी में बहुत अच्छे हैं, गोल्ड मेडल आ रहे हैं हमारे। लेकिन बस बाकी गेम्स की तरह ही स्थिति अब तो एक क्रिकेट ही है। बाकी गेम तो सारे दबे हुए हैं। तो नेहरा जी, जब आपके यहाँ युवा आता है, एक स्टूडेंट कॉलेज से आता है और वो इच्छा जाहिर करता है कि साहब मुझे आपके यहाँ जिम करना है, तो आपके यहाँ एडमिशन की क्या प्रक्रिया पूरी की जाती है? कैसे, क्या उसका हेल्थ चेकअप किया जाता है या उससे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, या यूं ही क्या हो साहब करो जो मर्जी आओ, चाहे चक्कर खा के गिर पड़ो? मेरी जिम आज तक ऐसी घटना नहीं। तो फिर किस प्रक्रिया का पालन करते हैं? अनुभव बताता है। ऐसे किसी जिम मतलब अगले का फेस देख के आपको पता लग जाता है? शरीर, फेस नहीं, शरीर देख के। फेस से कोई लेना देना नहीं है। नेहरा जी, शरीर की बात अगर करें तो फिर वो मैं आपको इम्फाल वाली बात बता रहा हूँ। साहब वो नशेड़ी जो उसको इतने अनुभवी लोग नहीं पकड़ पाए और वो सेकंड पोजीशन पे रहा, मेरे को तो आप कैसे पता मैं बता रहा हूँ आपको। एकदम उसको एक्सरसाइज नहीं करवाते, एकदम उसको वेट नहीं उठवाते,
एक दो दिन तक हल्की स्ट्रेच एक्सरसाइज है या वार्म अप एक्सरसाइज है या कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है वो हम करवाते हैं। बहुत लाइट वेट से शुरुआत करते हैं। उसके बाद वो रिएक्ट करता है, बताता है कि मेरे यहाँ पेन हो रहा है या मेरे को चक्कर आ रहे हैं या मेरी ये स्थिति है, मेरी वो स्थिति है, तो उसको आगे फर्दर हमें राय देते हैं। यदि वो नहीं बताता है तो धीरे धीरे पावर और ताकत ही आती रहती है, वीकनेस दूर होती चली जाती है। एक्चुअल में मेरे को कई बार लड़के आते पूछते हैं कि सर डाइट क्या लेनी है। मैं उनको बताता हूँ कि शुरुआत में आपको अधिक डाइट की जरूरत नहीं होती। एक लेमैन होता है, उसका BMR रेट बहुत डाउन होता है। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता रहता है उसका BMR रेट बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके डाइजेशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। शुरू में जो डाइजेशन आपके 40% 50% है वो बढ़ता हुआ 80% तक चला जाता है। तो जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है बॉडी को, वो बॉडी उसी फूड में से ही अपने कंज्यूम कर लेता है। ये शुरुआत में उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मसल उसकी मजबूत होती जाती है, पावर और स्टेमिना उसकी बढ़ती जाती है। अब यदि कोई सिम्टम्स ऐसा है जो हमें लगता है कि भाई इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो हम उसको बंद करवा देते हैं, उसको डॉक्टर के पास जाने की राय देते हैं। मतलब आप वहाँ कोई मंथली टेस्ट नहीं करवाते? नहीं, मंथली टेस्ट इसका मेरा निवेदन है नायरा जी, जैसे कि जो स्टूडेंट आपके पास आया है उसने जिम करना शुरू कर दिया, बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, उसको 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, आप कह रहे हैं मैं सिर्फ नज़रों से देख करके पहचान लेता हूँ कि साहब ये इसकी बॉडी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे पता लगता है? कोई तो स्वास्थ्य का परीक्षण उसका आप कराते ही होंगे कि यार हाँ यार ये थोड़ा अब इसके मसल्स डेवलप हो। आपके पास एक फुटबॉल खेलने के लिए लड़का जाता है तो उसका क्या मेडिकल चेकअप करवाया जाता है? किसी गेम में नहीं से करवाया जाता, बॉडी बिल्डिंग में क्यों? अब नहीं करवाया जाता वो अलग बात है, लेकिन प्रक्रिया तो यही है। नहीं, देखो प्रक्रिया यही है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं करवाया इवन तक कि नायरा जी अगर किसी को 5 किलोमीटर चलना है, हाँ। कोई ओकेजन है कि साहब फला टाउन से लेकर के जंक्शन तक एक रेस आयोजित हो रही है, हाँ। कि साहब स्वतंत्रता दिवस है, हाँ। और आज उस पर रेस लगानी है, हाँ। तब भी ये प्रावधान है कि आप रेस में भाग लेने वाले का, रेस में पार्टिसिपेट करने वाले का स्वास्थ्य परीक्षण करें। ये तो नियम हो गया, हाँ। लेकिन क्या करवाया जाता है? और फिर वही बात इसका मतलब लोग नहीं करवा रहे तो आप भी नहीं करवा रहे। मैं कैसे करवाऊंगा? अच्छा, आप भी गलत में चल रहा है। मैं कैसे करवाऊंगा बताओ? क्यों नहीं करवाएंगे? आप एक संस्थान चलाते हैं, हाँ। वहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर हैं, हाँ। तो फर्ज तो बनता है, दायित्व आपका दायित्व है। प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, कई बार लड़की मुझे कहती हैं जी हम हाँफते जाता है, हमारा सांस जल्दी भर जाता है। मैं उनको एक नॉर्मली राय देता हूँ भी आप अपने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाओ, HB। मुझे आश्चर्य होता है कि 2 महीने तक 10 बार कहने के बावजूद हीमोग्लोबिन चेक नहीं करवाते, तो हेल्थ कहाँ चेक करवाएंगे? हाँ, तो इसलिए नहीं करवाते ना, क्योंकि फिर वो होता ही नहीं है हीमोग्लोबिन, तो 9 होता है, 8 होता है। नहीं, करवाया तो जाना चाहिए ना। करवाया जाना तो हम उसको राय देते हैं भी तुम्हें ये। वैसे नायरा जी आप उनको ये राय दे रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और एक मेरी राय भी है कि बहुत से स्टूडेंट आपके पास आते हैं, मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से, तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण 1 आध बार हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, मैंने बोला ना कि हमें कोई सिम्टम्स ऐसा बताते हैं ना तो मैं जरूर राय देता हूँ। आप जाके लड़कों से पूछना, मैं कितने ही लड़कों को राय देता हूँ। कई बार कोई ये कहता है कि मेरे बॉडी एच हो रहा है, जैसे कहीं हो रहा है, तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी एच होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यदि वो कंस्टेंटली हो रहा है, लंबे टाइम के लिए हो रहा है, सीवर हो रहा है, तब उसको मैं रोकता हूँ, उसको कहता हूँ भी एक्सरसाइज छोड़, पहले डॉक्टर साहब से चेक करवा ले, मैं उसको राय देता हूँ। दूसरी बात क्या है, मैं बड़ा साइंटिफिकली एक्सरसाइज करवाता हूँ। मेरे पास इतने लड़के जाते हैं, आपका बच्चा भी जाता, पूछेगा उससे, मैं ज़्यादा ओवर नहीं करने देता एक्सरसाइज, ज़्यादा वेट नहीं उठाने देता, तरीके से बताता हूँ। एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है। डाइट के बारे में उनको गाइड करता रहता हूँ भी आपको ये डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखो आर्थिक साधन भी सीमित हैं, हम लोग उतना नहीं ले सकते जितना कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। तो फिर उनको जो हमारे पास साधन उपलब्ध है उसमें से मैं उनको बेस्ट तरीका बताता हूँ भी आपके लिए ये बेस्ट तरीका है, आप इसको यूज़ करो। नायरा जी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो हमेशा से एक ही रहा है कि एक तो आप कृपा करके फ़ोन का यूज़ कम कीजिए। मेरे जिम में मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ, लड़के सेट लगाया मोबाइल कर लिया, सेट लगाया मोबाइल कर लिया। मैं बड़ा स्ट्रिक्टली मना कर देता हूँ। मेरे पास जब एडमिशन लेने के लिए आता है कोई, तब भी मैं उसको मना कर देता हूँ मेरे जिम में मोबाइल नहीं। आपकी कोई इमरजेंसी कॉल आती है, यू कैन अटेंड इट, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उससे क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में कंसंट्रेशन का होना बड़ा जरूरी है। आप वेट तभी उठा सकते हो जब उसको वेट उठाने के लिए आपका मन उतना मजबूत है।
मेरे पास जो लड़के आते ही मैं उसको ये बताता हूँ कि तुम्हारा शरीर पहले दिन जब जिम आए हो तो मशीनों के साथ एक्सरसाइज करने के साथ ही मजबूत होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मन आपको खुद मजबूत करना पड़ता है, रेगुलरिटी रखनी पड़ती है। जिम में एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि वंस यू क्वाइट योर हैबिट इट बिकम्स योर हैबिट। यदि आप एक दिन भी छुट्टी ले लेते हो ना तो छुट्टी लेने की आदत बन जाएगी। यथासंभव आप कोशिश कीजिए कि इसको रेगुलर रहें। आयरन स्पोर्ट्स जैसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, नशे से बचाता है। ये तो आपने कोई एक का एग्जांपल दे दिया होगा, अभी वहाँ कंपटीशन हुआ था मेरे यहाँ मोस्टली, जैसे मान लो कोई जर्दा भी खा रहा होता है, कोई धूम्रपान कर रहा होता है, तो मैं सबसे पहले उसको मना करता हूँ ये छोड़ फिर मेरे जिम में आना, मैं इसके साथ तुम्हें अलाउ नहीं करता। इसलिए मैं एक तो आपको जो युवाओं को एक ही राय देता हूँ कि आप नशा मत कीजिए। नशा आपकी जवानी का होना चाहिए, आपकी ताकत का होना चाहिए, आपके अच्छे कर्मों का होना चाहिए। नशे का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जितना आप संभव हो इस मोबाइल नाम की बीमारी से बचें। अभी नए रिसर्च आ रहे हैं हमारे पास, ये शरीर की मसल्स को वीक करता है, हमारे न्यूरो संरचना को डिस्टर्ब करता है और हमारी मेंटलिटी को इल बना देता है। कम से कम इसको यूज करें। और मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको भी, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्चुअल में क्या है, आजकल बॉडी बिल्डिंग हॉट केक है। हर कोई चाहता है भी मैं बहुत अच्छा मजबूत बनूँ। उसके लिए भी ये आवश्यक है कि वो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एकदम बनने की कोशिश नहीं करिए। बन पाएंगे, नहीं बन पाओगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। एक कोच वो लें जिसे नॉलेज हो इसका। पेशेंस रखें, धैर्य रखें। बॉडी बिल्डर कृष्ण चंद्र नेहरा का ये आज की युवा पीढ़ी को संदेश है। नेहरा जी का कहना है कि हर युवा बॉडी तो बनाना चाहता है, आकर्षक दिखना भी चाहता है, लेकिन पेशेंस की कमी है। यदि वास्तव में इसके प्रति गंभीर है तो उसको धैर्य रखना होगा। इन चीज़ों के परिणाम बहुत जल्दी नहीं आते। नेहरा जी का कहना है कि तन से ज़्यादा मन का मजबूत होना ज़रूरी है। इसलिए नशे को त्यागें और पूरा ध्यान खेल की ओर लगाएं। नेहरा जी का ये भी कहना है कि युवा अगर तरक्की के सोपान तय करना चाहता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसे ये मोबाइल नामक बीमारी से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। नेहरा जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया।